हाँ जी, हम पढ़ रहे थे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म का इक्विलिब्रियम है उसको प्रूव करने के लिए हमें आइसो कॉस्ट लाइन, जिसे हम फर्म की बजट लाइन कहते हैं, और आइसो क्वांट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें टू ऑब्जेक्टिव होते हैं, आउटपुट गिवन होती है और कह दिया जाता है मिनिमाइज द कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं फिर, ये डिफरेंट कॉस्ट है 1 2 3 और ये हमें आउटपुट गिवन थी। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर आउटपुट को मैक्सिमाइज करना होता है और गिवन होती है कॉस्ट। इस तरह का सिनेरियो आ जाता है। वन टू थ्री, ठीक हो गया। इधर ये मिनिमम कॉस्ट हालांकि ये है 1 वाली, पर हमने 2 पर इक्विलिब्रियम लिया। हम इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं क्योंकि प्राइसेस लेबर की और उसकी प्राइसेस गिवन होती हैं कैपिटल की, तो पॉसिबल नहीं था उधर जाना। ठीक है, और इधर हम ये कहते हैं कि जितने रिसोर्सेज थे उसमें यही मैक्सिमम पॉसिबल था, इससे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। यही फॉर्म का इक्विलिब्रियम होता है। कंडीशन इसकी वही है दोनों, यहाँ पर बजट लाइन, इसका आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप और आइसो क्वांट का स्लोप आपस में बराबर हो जाए, और आइसो क्वांट्स क्या होना चाहिए, कन्वेक्स टू रीजन है। लॉन्ग रन हम इसे क्यों कह रहे होते हैं, ये मेरे पास आइसो क्वांट है, इसमें हम लेबर और आउटपुट को या लेबर और कैपिटल को फ्रीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है। ये जब लेक्चर कल वाइंड अप होने लगा तो उस वक्त इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं। लॉन्ग रन एनालिसिस of production when we change factor of production। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, लेबर एंड कैपिटल है। जब लॉन्ग रन एनालिसिस के अंदर हम अपने, क्योंकि शॉर्ट रन को हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रन में हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, फिक्स कैपिटल था हमारे पास, और हम लेबर को चेंज करते थे। तो पहले हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही होती थी इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर इंक्रीज होती थी डिक्रीजिंग रेट के साथ, और थर्ड में हमें नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सामना करना पड़ता था। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन एनालिसिस में, ये ऐसा। अब इसमें जो चेंज आएगी, चेंज कैसे आएगी, आउटपुट में चेंज आएगा कैसे। आउटपुट में, ये आउटपुट है हमारे पास, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हम यहाँ क्या करेंगे, लेबर को भी चेंज करेंगे और कैपिटल को भी चेंज करेंगे, और देखेंगे आउटपुट में क्या चेंज आता है। इस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो आउटपुट के अंदर जो चेंज आ रहा होता है, इसका टेक्निकल नाम होता है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल क्या है, चेंज इन
output due to change in factor of production with same रेशियो। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ चेक करना चाहेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज करने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो उसमें जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे ना, वो सेम रेशियो के साथ करेंगे। ये नहीं कि लेबर एक है और ये कैपिटल फर्ज करें 2 है, तो अब हमने इसको डबल करना है, तो 2 लेबर हो जाएंगी और 4 क्या हो जाएगा, कैपिटल है। अगर 1 लेबर है 1 कैपिटल है, इसके साथ हम 100 प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हम रिटर्न टू स्केल देखने के लिए क्या करेंगे, 2 लेबर करेंगे 2 कैपिटल। अगर रेशियो ये है 1 लेबर 5 कैपिटल, तो इसे क्या करेंगे 2 लेबर और 10 कैपिटल। जो ये हम आउटपुट में चेंज देखना चाह रहे हैं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद सेम रेशियो। ठीक है क्या, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कैपिटल लेबर रेशियो है, ठीक है, अगर कैपिटल लेबर रेशियो आपकी है 1/4, तो ये 1/4 ही रहेगी। यानी कि 1/4 का मतलब क्या, अब आप इसको डबल करेंगे 2 8 जो आपके आ गया, फिर 1/4 3/12 4/16। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात की? क्या आपने कैपिटल लेबर रेशियो को आप चेंज नहीं करेंगे कि आप फिजिकली क्वांटिटी ऑफ कैपिटल और क्वांटिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक हो गया, और उसका इम्पैक्ट्स देखेंगे आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है। ठीक हो गया, अब आउटपुट के ऊपर इसके 3 तरह के इम्पैक्ट्स आएंगे। यानी कि आपके पास सपोज दैट x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 लेबर एंड 1 कैपिटल था, आप प्रोडक्शन ले रहे थे 100। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 लेबर कर दी 2 कैपिटल। हो सकता है कि प्रोडक्शन 100 से बढ़कर 200 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए, हो सकता है 150। इधर प्रोडक्शन क्या थी, 1 लेबर 1 कैपिटल के साथ 100 थी, आपने डबल लेबर डबल कैपिटल क्या 200 हो गई, यानी कि 100 का चेंज आया। ठीक हो गया, जितना पहले था उसका डबल हो गया। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक हो गया, अब यहाँ हमने 1 लेबर 1 कैपिटल से 2 लेबर और 2 कैपिटल किए, तो लेबर्स जो आउटपुट है वो मोर देन डबल हो गई, यानी कि 200 होनी चाहिए थी पर ये 300 हो गई। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ये 2 लेबर 2 कैपिटल होना, इसको 200 चाहिए था पर ये 200 नहीं हुई, 150 हो गई। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ठीक हो गया, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉन्ग रन एनालिसिस के अंदर जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेंगे तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएगा, इसे हम डिफरेंट स्केल में डिवाइड कर देते हैं। वो हमारे पास स्केल्स क्या हैं, 3 टाइप्स के हैं। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, होमोजेनिटी है या नहीं। होमोजेनिटी, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन वर्सेस नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि ये मेरे पास एक्स है और ये लेबर एंड कैपिटल है। ठीक हो गया, इसमें मैंने इसको किसी भी कांस्टेंट के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि दूसरे लफ्जों में इक्वल प्रोपोर्शन के साथ इनमें इजाफा कर दिया और आउटपुट भी मेरी क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर मैं जो मैंने इजाफा किया है इसको मैं फैक्टर आउट कर सकता हूं, अगर मैं इसको फैक्टर आउट कर लूं, ठीक हो गया, तो इट्स मींस ये होमोजेनियस फंक्शन है।
अगर मैं इसको फैक्टर आउट ना कर सकूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। ये मेरे पास डिफरेंट आइसोक्वांट है, इस पे 100 प्रोडक्शन है। मैंने कैपिटल और लेबर रेशियो को चेंज किया तो आउटपुट बढ़ रही है। इन पॉइंट्स को, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमारे पास क्या आती है, प्रोडक्ट लाइन आती है। अगर ये स्ट्रेट है प्रोडक्ट लाइन, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होता है। समटाइम समटाइम जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी वो बैंड हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ ये जो k है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आती है, उसको हम v कहते हैं। अगर v की वैल्यू 1 आ जाए, v की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, v की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर v की वैल्यू 1 हो तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और लेस देन 1 है तो इसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ये कैसे होगा, ये कॉस्ट लाइन दी गई है ए बी, यहाँ मैं 100 प्रोडक्शन ले रहा हूँ। मेरे पास सपोज डेट 1 लेबर है, 1 कैपिटल है। मैंने 2 लेबर की, 2 कैपिटल, प्रोडक्शन कितनी हो गई, 200। सेम प्रोसेस रिपीट, लेबर कैपिटल 100 प्रोडक्शन, 2 लेबर की, 2 कैपिटल, प्रोडक्शन मेरी सपोज डेट 300 हो गई। हंड्रेड, 1 लेबर, 1 कैपिटल, और ये 150 है। हालांकि 2 लेबर के हैं और 2 कैपिटल। तो इधर v की वैल्यू 1 होगी, इधर v की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और इधर लेस देन 1 होगी। ठीक हो गया। अब इन तमाम चीजों को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, कि वो किस तरीके से हम प्रोडक्शन फंक्शन में वर्क कर रहे होते हैं। तो 3 प्रोडक्शन फंक्शंस का आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे, और कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, और ट्रांसलोग प्रोडक्शन फंक्शन होगा। सबसे पहले हम ना डिटेल से देख लेते हैं कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक हो गया। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ये 2 बंदे। एक का नाम है चार्ल्स कोब, और दूसरे का नाम है पॉल डगलस। इनमें एक 3 मैन भी है। थर्ड बंदे का नाम है फिलिप विक्सटेड। पहले हम इन 2 बंदों का जिक्र कर लेते हैं। ये बेसिकली जो चार्ल्स कोब है ना, ये मैथमेटिशियन है, पीएचडी इकोनॉमिक्स है मिशिगन यूनिवर्सिटी से। तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बंदा हो गया। ये पॉलिटिशियन है डेमोक्रेटिक पार्टी से, पॉल डगलस, पर ये इसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई हार्वर्ड से। और जो इनका टेन्योर है 1875 टू 1949, और ये है जी 1842 टू 1976, है दोनों ये अमेरिकन।
यूएसए नेशनलिस्ट है, यानी कि मिशिगन स्टेट उधर ही है और ये मैसाचुसेट्स से है। तो अकॉर्डिंग टू डगलस, जो इसकी फंक्शनल फॉर्म थी ना, कॉब डगलस की, वो फिलिप विक्सटेड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इन दोनों ने, कॉब डगलस ने जो कि मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की है, इसके ऊपर जो इन्होंने काम किया वो 1927 टू 1949 तक इसके ऊपर इन्होंने काम किया, 47 तक, सॉरी। अब इन्होंने क्या दरियाफ्त किया जी, इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन को एक शेप दी। इनके मुताबिक आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एफिशिएंसी फैक्टर, इसे ये कहते हैं, L1, और ये कैपिटल है। इनके मुताबिक जो आउटपुट है वो एफिशिएंसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, और कैपिटल पे। और ये फंक्शन ये भी बताता है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेबर का शेयर कितना है। इसको उसने बीटा 1 का नाम दिया है और इसको बीटा 2 का। ये जो बीटा 1 है और जो ये बीटा 2 है, ये बीटा 1 से मुराद शेयर ऑफ लेबर है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ लेबर टू आउटपुट भी है, ठीक है। क्योंकि नॉन लीनियर फंक्शन है, तो नॉन लीनियर फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं ये स्लोप नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होती है, ये इलास्टिसिटी होती है। दूसरी साइड पर बीटा 2 है। बीटा 2 क्या चीज है जी, इसको शेयर ऑफ कैपिटल कह लें हम, या इससे इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल टू आउटपुट, यानी कि 1 यूनिट चेंज आने की वजह से कैपिटल के अंदर कितना परसेंटेज या रेशियो चेंज आएगी आउटपुट के अंदर। ये परसेंटेज या रेशियो में बताएगा, एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो बीटा 1 और बीटा 2 क्या है, ये इलास्टिसिटीज हैं, ना कि स्लोप। अगर इसके आप फंक्शनल फॉर्म भी ले लेंगे, यानी कि अगर आप इसे log x प्लस बीटा नॉट जमा बीटा 1 log लेबर प्लस बीटा 2 log k, तो ये जो आएंगे ये स्लोप नहीं होंगी, ये स्लोप नहीं है, बल्कि ये क्या चीजें हैं, ये इलास्टिसिटी है। अब डिफरेंट चीजें इसमें इसने प्रूव की हुई हैं, हमने उनकी डिटेल्स में तो नहीं जाना, हम जस्ट उनको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चले जाएंगे। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ L बीटा 1 के बीटा 2। अगर आप इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट को देखना चाहें तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर बीटा नॉट बीटा 1 L बीटा 1 माइनस 1 के बीटा 2। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बीटा नॉट बीटा 1 L बीटा 1 L माइनस 1 के बीटा 2 बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 1 L बीटा 1, और इसको L को हम डिवाइड कर देंगे तो ये L हो जाएगा, और ये के बीटा 2। इसको अगर सिंपल में लिखना चाहें हम तो ये बीटा 1 बाहर इंटू बीटा नॉट
बीटा नॉट एल बीटा 1 के बीटा 2 एल। तो ये ऊपर वाला दोबारा यही फंक्शन बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा 1 इंटू एक्स ओवर एल। अब इलास्टिसिटी फॉर लेबर का क्या फार्मूला है? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर और लेबर ओवर आउटपुट। ठीक हो गया। अब ये चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एल ओवर एक्स। ठीक हो गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, बीटा 1 आ गया एक्स ओवर एल, और इधर हो जाएगा ये एल ओवर एक्स, ये एक्स एक्स से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? बीटा। जो मैंने पहले ही बताया कि इसको हम शेयर ऑफ लेबर भी कहते हैं और इसे हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसी तरह आप कैपिटल को भी प्रूव कर सकते हैं। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सेम वही फार्मूला होगा कि अगर आप मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी कोप डगलस की ये पूछी जा सकती है, तो क्या फार्मूला होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बटा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? ये जो भी फाइंड आउट की थी, बीटा 1 एक्स ओवर एल, और कैपिटल की क्या है कि बीटा 2 एक्स ओवर के। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्स और एक्स पीछे बच जाता है बीटा 1 ओवर बीटा 2 और कैपिटल और एल। तो ये इनकी इलास्टिसिटीज या शेयर ऑफ लेबर और शेयर ऑफ कैपिटल, और एक्चुअल में आप कितनी क्वांटिटी लेबर और कैपिटल की यूज कर रहे हैं, ये इसकी आ जाएगी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि आपकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कितनी है। इसमें हम देखते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है कैपिटल आउटपुट रेशियो टू परसेंटेज चेंज इन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोप डगलस प्रोडक्शन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इस इलास्टिसिटी इसमें इसको सिग्मा शेप में लिखते हैं, ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। जो ये शो कर रही होती है कि अगर, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया, इसमें जो शेयर है लेबर का और कैपिटल का वो फिक्स है। अगर आप कोई डेरिवेटिव लेते हैं, इसका कोई चेंज लेते हैं, तो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 है इसमें फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर इंटेंसिटी ये बताती है कि आप एक प्रोडक्शन टेक्निक है, ये ए है और ये बी है, इसमें ज्यादा लेबर है और कम लेबर है, ज्यादा कैपिटल है, तो B1 ओवर B2। ठीक है। अब ये हो सकता है कि पेपर में B1 और B2 ना आए, अल्फा और बीटा आए। तो अल्फा हो सकता है लेबर के शेयर को शो कर रहा हूं, बीटा कैपिटल के शेयर को शो कर रहा हूं। अगर B1 ओवर B2, B1 क्या है? लेबर का शेयर है, और बीटा 2 क्या है? कैपिटल का है। अगर ये 2 सपोज डेट है, सपोज कर रहा हूं, और ये 1 है, तो इट मींस जवाब क्या आएगा? 0.5 आ गया। अगर B1 और B2 रेशियो कम है, तो इट मींस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। अगर बीटा 1 और बीटा 2 की जो रेशियो है वो ज्यादा है, नहीं ये तो 2 आएगा ना, 2 सॉरी। अगर B1 ओवर B2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इट मींस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। और अगर इसकी वैल्यू कम आएगी, तो इट मींस ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। थर्ड है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ये है कि 2 इंडस्ट्रीज हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो ये सेम है, यानी उनके पास यही प्रोडक्शन फंक्शन है, लेबर भी सेम है, कैपिटल भी सेम है, शेयर ऑफ लेबर शेयर ऑफ कैपिटल की जो इलास्टिसिटी है वो भी सेम है। मगर एक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरी की कम है, हालांकि रिसोर्सेज सेम है, तो इट मींस इस फैक्टर के अंदर चेंज है। जो फैक्ट्री, जो फर्म्स आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो इट मींस के
उसकी लेबर और कैपिटल क्या है, एफिशिएंट है। लास्ट में आ जाता है रिटर्न टू स्केल, जो भी हम पढ़ रहे थे। कॉडगलेस प्रोडक्शन, इसको ही लेते हैं हम, कॉडगलेस प्रोडक्शन फंक्शन को। कॉडगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक हमारे पास आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ये लेबर बीटा 1 के बीटा 2। अब हम अपने आउटपुट को चेंज करते हैं, लेबर और कैपिटल के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन के साथ इजाफा कर देते हैं, और बीटा नॉट के की पावर बीटा 1 एल की पावर बीटा 1 के की पावर बीटा 2 एल के की पावर बीटा 2 एक्सटेरिक बीटा नॉट, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं के बीटा 1 के बीटा 2, यानी कि इसको और इसको मैं साइड में लेके हूँ, बीटा नॉट एल बीटा 1 के बीटा 2 एक्सटेरिक, इन दोनों के को इकट्ठा लिख लेंगे, इनकी पावर्स को सम कर देंगे, और बीटा नॉट एल बीटा 1 के बीटा। अब बीटा 1 जमा बीटा 2 को हम v के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, के v बीटा नॉट, ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, जो हमने जितने रेशो के साथ लेबर और कैपिटल को बढ़ाया था उतना ही हमने जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था उसे फैक्टर आउट कर लिया है। इट मींस ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये होमोजेनियस है। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अब b की पावर सपोज दैट 0.5 है और k की 0.5 है। अब v की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हम इसे कहते हैं ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर इसकी वैल्यूज 0.5 आ जाती है सपोज दैट, या 0.9, हम इसे कहते हैं कि ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर 1 से ज्यादा आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि जहां से हम चले थे वहीं पर मैंने ये कॉब डगलस प्रोडक्शन का सहारा लेते हुए वहीं बात किया मैंने वाइंड अप किया। इसके अलावा दो प्रोडक्शन फंक्शंस और भी एक्सप्लेन किए जाते हैं इसमें। अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े हुए हैं तो आप इनको डिटेल से एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि इनके प्रूफ काफी लंबे लंबे हैं। इसको कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनमें इलास्टिसिटी उसमें तो 1 आ गई थी ना हमारी, यानी कि सिग्मा की पावर क्या थी, 1 थी। इधर फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट, जो नया प्रोडक्शन फंक्शन है, इसे हम CES प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसकी जो फंक्शनल फॉर्म होती है, हमारी आउटपुट डिपेंड कर रही होती है अल्फा के माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा एल माइनस बीटा 1 ओवर -1। ये इसकी फॉर्म होती है। अगर आपने इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर MCQs में ये प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है तो फिर आप लोग इसे ताकि आपको थोड़ी सी जज हो जाए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि CS का वो एब्रीविएशन ही पूछ ले। इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉम मैकेंजी।
जॉन हिग्स की बात हम पहले कर चुके हैं, और जॉन रॉबिन्स। ठीक हो गया। ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। इसमें जो इलास्टिसिटी जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में 1 थी, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ये थोड़ा ब्रॉड प्रोडक्शन फंक्शन है। थर्ड जो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे मास्टर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसे हम ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलॉग प्रोडक्शन। ये जनरलाइज फॉर्म ही है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जनरलाइज फॉर्म है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलॉग जनरलाइज फंक्शन कहते हैं। हाँ जी, तो ये कॉर्डसेनियस की बुक में दिया गया है। अब जो टॉपिक्स थे कॉर्डसेनियस की बुक से या इंटर की बुक से, वो मैं आप लोगों को मैक्सिमम पढ़ा चुका हूँ। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा दिया और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ा दिया। इसकी थ्योरी भी मैंने मैक्सिमम पढ़ा दी है, वह प्रूफ नहीं करवाए क्योंकि ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है या कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है, इनके प्रूफ काफी लंबे हैं। सिर्फ कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को भी थोड़ा ही मैंने सॉल्व किया है। कॉर्डसेनियस की बुक से आप लोग ये पढ़िएगा, उधर ये चीजें काफी बेहतर दी गई हैं। तो कल इनसे इंशाल्लाह हम कॉस्ट को स्टार्ट करेंगे और इसका टेस्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल मैं बना दूं, क्योंकि मेरे पास एक और भी पेपर बनने आया हुआ है, वो भी मैंने अभी तक नहीं बनाया, और कल सिलेक्शन ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो कोशिश करूंगा कि कल टेस्ट बना दूं इसका प्रोडक्शन का, और परसों अगर कल ना बना सका तो 100% फिर इसका परसों का टेस्ट होगा। तो हमारे पहला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया कंज्यूमर बिहेवियर वाला। इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू होपफुली नेक्स्ट वीक ये भी वाइंड अप हो जाएंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर भी वाइंड अप हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करेंगे और उन चीज़ों को हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अब आप ये बताएं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को, क्योंकि अब टाइम रह गया है 4 मिनट्स, टॉपिक हमारा एंड हो गया। अब ये बताएं कि ये चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, अगर इनमें कोई डिफिकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करने लगा हूँ।